हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मैम। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर 14 देखेंगे हम। ओके, चैप्टर 14 है जल। फ्रेंड्स आप जानते हो जल क्या होता है? आपको सभी जानते हैं कि जल होता क्या है। हम घर में जो पीने के लिए जो पानी यूज़ करते हैं उसी को जल कहा जाता है ना। और सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, नहाने, कपड़ा धोने और घर के बहुत सारे जो भी काम हैं वो पानी बिना बिल्कुल हो ही नहीं सकते, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी पिए बिना बहुत मुश्किल से 4 या 5 घंटे निकाल पाएंगे, है ना। तो हमारे शरीर के लिए पानी जितनी ज़रूरी है उतने हमारे घरेलू कामकाज के लिए भी पानी ज़रूरी है ना। तो चलिए आज जल के बारे में ही जानेंगे कि जल है क्या, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, कहाँ से आता है जल, इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा 14.1 है, हम कितने जल का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि हम सिर्फ घर में यूज़ करते हैं जल को या पूरे संसार में हर जगह। जैसे कि किसान लोग हैं वो खेती के लिए मेनली पानी पर ही डिपेंड होती है खेती हमारी। और जो भी कारखाने वगैरह हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो सब पानी से ही मतलब पानी का यूज़ मैक्सिमम होता है वहाँ पे। बिना पानी की कोई फैक्ट्री चल ही नहीं सकती, है ना। उसमें जो भी केमिकल प्रोसेसिंग होती है या फिर जो भी प्रोसेस होता है वहाँ पर, वो बिना पानी के हो ही नहीं सकता, है ना। तो जितना हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए पानी जरूरी है उतना ही पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी है। जानते हो ना कि पानी के और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जल क्या है, हमारे शरीर का भी बहुत महत्वपूर्ण घटक है। आप जानते हो 60 से 65% हमारा शरीर जल से ही बना हुआ है। सॉरी। तो इस तरह से जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत उपयोगी है। जितने कारखाने, फैक्ट्रीज हैं, सभी के लिए जल के बिना कोई एक दिन भी नहीं रह सकता, है ना। तो हम जानेंगे कि हम कितने जल का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। उत्पादन के लिए मतलब वही फैक्ट्रीज वगैरह में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको बनाने के लिए जल बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आज के दिन में मैक्सिमम जल से ही बनाई जाती है, मतलब पानी के द्वारा ही बिजली उत्पादन का काम होता है। तो बिजली उत्पादन के लिए भी बहुत जरूरी हो गया पानी जो है। जो बड़े बड़े बिजली घर हैं वहाँ पे जो टरबाइन वगैरह चलते हैं, तो टरबाइन किससे चलते हैं? पानी उस टरबाइन के ऊपर गिरती है जिससे बिजली उत्पन्न होता है ना। तो हम डेली अपने उपयोग में कितना पानी यूज करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप कितना यूज करते होंगे पानी पीने के लिए। तो सिर्फ एक आदमी एक दिन में कम से कम 2 या मुश्किल से 3 लीटर पीता होगा कोई भी। पर नहाने में, कपड़े धोने में, घर की साफ सफाई, पोछा लगाने में, खाना बनाने में इतना सारा पानी हम वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर पानी का सबसे ज्यादा यूज हुआ। तो अगर हम काउंट करें, काउंट तो वैसे कर नहीं सकते, फिर भी एक आदमी एक दिन में कम से कम 8 से 10 लीटर पानी वेस्ट कर ही देता है ना। उसी तरह से पेड़ पौधे भी हैं। पेड़ पौधे कितना यूज करते हैं? तो पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन मतलब वेपराइजेशन की प्रोसेस एनी टाइम चलते रहती है। तो वो अपने जड़ों से पानी सोखते हैं और उससे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा मतलब वेपराइजेशन के द्वारा वो पानी को वातावरण में वापस भेजते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर पानी का उपयोग हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं पानी हम। तो चलिए अगले पॉइंट में देखते हैं 14.2, हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स हमने जान लिया कि हम कितना पानी यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब हम जानेंगे कि ये पानी हमें मिलता कहाँ से है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के उत्पादन के लिए लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। मतलब आप ये देख रहे हो, ये कागज, एक कागज है, इसको बनाने के लिए 2 गिलास पानी की जरूरत पड़ी होगी, है ना। और हमें पानी की उतनी मतलब इम्पोर्टेंस उतनी पता नहीं चलती ना, क्योंकि हम खुद बनाते नहीं हैं वो चीज़ें।
हम सिर्फ जो हमको तो फ्री में मिल रहा है पानी, तो हम उसकी कीमत जानते ही नहीं है या समझते ही नहीं है। ऐसे ही वेस्ट नल चल रहा है तो चल रहा है, छोड़ दो वैसे ही चलते हुए, ऐसे करते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं। तालाब, झील, नदी, कुएं आदि। मतलब हमें जो पानी मिलता है वो या तो तालाब से आता है, झील, नदी या कुएं से आता है। तो ये सब क्या हुए, ये सब नदी के पानी के स्रोत हुए। जैसे कि बड़े बड़े महासागर भी हैं, तो वहाँ भी जल है, पर वहाँ का जल खारा होता है, तो वो पीने लायक नहीं होता है ना, इतना खारा होता है कि उसको पी ही नहीं सकते। तो हमें जो जल मिलता है वो इन तालाब, नदी या झील या कुएं किसी से भी आता है। और वो किसके माध्यम से आता है, पाइप के द्वारा आता है हमारे घर तक। फिर वहां से हम पाइप से जो टंकियों पर चढ़ता है, वहां से हमारे नल की जो टोटी है उसमें आती है पानी, और उस तरह से हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। सबको पता है कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है ना। बहुत छोटे से जगह पे ही जो मानव समुदाय है वो रहती है, बाकी तो पूरे जल का ही मतलब साम्राज्य है समझो। फिर भी पीने के लिए बहुत कम पानी हमको मिलता है। मतलब महासागरों में इतनी सारी जल राशि है, फिर भी हमें सिर्फ सीमित मात्रा में जो है जिसको हम यूज करते हैं अपने लिए, है ना। तो जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़ी जल राशि जो है महासागरों के रूप में समुद्रों में है। और कहाँ पर है, तो ग्लेशियर सुने होंगे आप। ग्लेशियर क्या है, वो भी तो एक मतलब बर्फ की जो पहाड़ें बनी हुई हैं ग्लेशियर में ठंडी जगहों पे, तो वो क्या है, वो भी तो पानी ही है, पानी का ही एक रूप है जो बर्फ है वो। तो वहां पर भी बहुत सारे पानी जो है वो भी जमा है, उसको भी हम यूज नहीं कर सकते। बर्फ को थोड़ी ना पियेंगे, या फिर कोई पिएगा तो उसको अलग तरीके से उसका प्रोसेस होगा, उसके बाद उसको पी सकेगा। और जैसे कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव में वहाँ क्या है, वहाँ तो पूरी बर्फ ही बर्फ है, वहां पर कोई प्राणी रह भी नहीं सकता। सिर्फ वहाँ के जो अनुकूलित प्राणी है वही वहां पर जीवन यापन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर इसी पॉइंट को लेके कुछ बताया गया है। S.T. कोलरिज ये एक लेखक हैं जो 1798 में एक कविता लिखे थे। उसका हेडिंग क्या था, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो इसमें उन्होंने ये कविता लिखी थी, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। उन्होंने ये लाइन किस लिए लिखी थी, कोई एक नाविक था जो कि महासागर में भटक गया था, तो वो पीने के लिए पानी की खोज करने लग गया। तो उसने मतलब ये उसी की करुण कथा है समझो, जो हर तरफ पानी ही पानी देख रहा है पर पीने के लिए कोई बूंद नहीं मिल रही उसको। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। S.T. कोलरिज की कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, सॉरी। अब चलिए आगे देखते हैं 14.3। इसको पहले सीधा कर दूं। महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं के तक कैसे पहुंचता है। ये के नहीं है, ये में है। कुओं में कैसे पहुंचता है। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि ये जल चक्र क्या होता है। जल चक्र में एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगी आपको। चलिए चित्र ही देख लो आप, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये डायग्राम पूरा दिख नहीं रहा है, कैमरे में पूरा आ नहीं पा रहा है, फिर भी इतने में समझने के लिए काफ़ी है। देख रहे हो आप, ये जो है ये बादल हैं और ये झील वगैरह हैं, ये महासागर हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं। तो हम जल चक्र के बारे में जानेंगे कि जल चक्र होता क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो जल वाष्प के रूप में जो महासागर का जल है, झील का जल है, और ये पेड़ पौधे जो वेपोराइजेशन की प्रोसेस करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, उसके द्वारा ये पानी जो है भाप बन के मतलब नियमित रूप से, मतलब कंटिन्यू ये भाप बन के उड़ते रहता है। और ऊपर जाके वायुमंडल में क्या होता है, जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाता है तो ऊपर हमारा जो वायुमंडल है वो काफी ठंडी होते जाती है। ऊपर जैसे ही जाते जाओगे तो ये जो जल वाष्प है वो ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और बादल बन जाते हैं। और बादल में यही
इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जो है ये बादलों से बारिश होती है जो फिर इन महासागरों में आ जाता है, झील नदियों जो भी है वहां पर आ जाता है। तो यही क्या है, यही जल चक्र कहलाता है। पानी का जल वाष्प के रूप में ऊपर जाना, ऊपर से वर्षा के रूप में पुनः इन महासागरों या जलाशयों में आ जाना, यही क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। ओके, तो चलिए पीछे फिर चलते हैं। तो इस तरह से जल चक्र के द्वारा जो महासागरों का जो जल है वो वाष्प बन के उड़ता है, फिर वर्षा के रूप में इन तालाब, झीलों, नदियों तथा कुओं में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जल के विलुप्त होने की युक्ति। हम जानेंगे कि जल विलुप्त कैसे होता है। मतलब दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती हैं। फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होते रहता है। फ्रेंड्स, जैसे आपने आंगन में कपड़ा वगैरह सुखाते हैं धूप में, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो उसमें पानी रहता है वो भाप बन के उड़ जाता है। या फिर आपने पानी गर्म करते हो कभी देखा होगा कि पानी जो है गर्म होते होते भाप बनकर उड़ जाता है। तो यही प्रोसेस, ये जो पानी का भाप बनना, ये प्रोसेस जो है रेगुलरली होते रहता है। और इसी तरह जो मैंने जो जल चक्र में बताया आपको कि महासागरों, नदियों, झीलों और तालाबों में भरे जल पर पड़ती है, सूर्य की रोशनी जो है इन जगहों पर पड़ती है, पानी से जो भी पानी वाले स्थान है उनमें। फलस्वरूप इनका जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होके ऊपर चला जाता है, जो हमने देखा जल चक्र में। पीछे एक बार देखते हैं, परिवर्तित होता रहता है और जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। सॉरी, तो ये जो महासागरों के जो जल है वो चले जाते हैं ऊपर वायुमंडल में, और जो उनमें जो लवण होते हैं, जो पानी उसका, महासागरों का पानी जो खारा होता है, तो उनमें जो लवण घुले होते हैं वो शेष रह जाते हैं। आपने नमक बनाने की प्रोसेस के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो ये वही है। तो इस तरह से जल की क्षति होते रहती है। ठीक है, जल विलुप्त होते रहता है। आप मान लो एक बकेट में पानी अगर रख देते हो आंगन में और उसमें धूप पड़ रही, तेज धूप पड़ रही है, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उसमें का थोड़ी देर नहीं, मतलब 4-5 घंटे बाद उसमें से पानी जो है भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह ये प्रोसेस हमेशा चलते रहती है, सिर्फ धूप में नहीं। अगर आप ठंडी जगहों में, जैसे घर पे पोछा लगता है, तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, तो जो पानी है वो उड़कर भाप बन के वायुमंडल में चला जाता है। ओके, पौधों द्वारा जल की क्षति। अब हम देखेंगे कि पौधे जल की क्षति किस प्रकार से करते हैं। तो 1 केजी गेहूं देने वाला गेहूं का पौधा वाष्पोत्सर्जन द्वारा लगभग 500 लीटर जल की क्षति करता है। मतलब 1 किलो कोई भी गेहूं का पौधा है, एक पौधा अगर वो 1 किलो गेहूं देता है हमें, तो वो उसके लिए वो 500 लीटर जल की क्षति करता है, मतलब 500 लीटर जल को यूज करता है। ठीक है, वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। फ्रेंड्स, लास्ट चैप्टर में हमने वाष्पन और संघनन के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं बादल कैसे बनते हैं। अब हम जानेंगे कि बादल जो है बनते कैसे हैं। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। मैंने जो जल चक्र का प्रोसेस बताया था, सेम वही है, हर लाइन में उसी के बारे में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है वो ठंडी होती जाती है। क्यों ठंडी होती है? क्योंकि ऊपर का जो टेम्परेचर है वो हमारी धरती के मतलब आसपास के टेम्परेचर से कम होता है ना। तो वायु भी ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इनमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती हैं। फ्रेंड्स, ये जो वायु के साथ जो जल वाष्प है वो ऊपर उठती है और संघनित हो जाती है। संघनन मतलब जल वाष्प का बूंदों में परिवर्तित होना ही संघनन कहलाता है। तो जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, तो ये जल कणिका में परिवर्तित हो जाती है और यही जल कणिका हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। मतलब हमें जो बादल दिखाई देता है आकाश में, वो क्या है? जल कणिका का समूह है। ओके,
ये जल कणिकाएं भारी होकर नीचे गिरने लगती हैं। इन गिरती बूंदों को हम वर्षा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बादल बनता है और बादलों से वर्षा होती है। ये जो जल कणिकाएं हैं वो काफी भारी हो जाती हैं और नीचे गिरती है, जिसको वर्षा कहते हैं। कभी कभी ये वर्षा ओलों के रूप में होती है या हिम वर्षा कहते हैं जिसको। तो वायु के माध्यम से ये बहुत ज्यादा ठंडी होके ओलों में परिवर्तित हो जाती हैं और इसी को ओले गिरना भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। 14.4 पुनः महासागरों की ओर। फ्रेंड्स, अब बारिश हुई, वर्षा के द्वारा पानी की जो बूंदें हैं वो फिर से महासागरों में आ गई, या फिर तालाब है, झील है, नदियां, इनमें फिर से इकट्ठी होने लगी। तो आपने देखा है कई जगह आजकल तो चारों ओर शहरीकरण हो गया है, जिसके कारण सब तरफ कंक्रीट या सीमेंट की सड़कें बनी हुई हैं। कहीं पर भी आप मिट्टी देखने को नहीं पाओगे, है ना। तो इस तरह से जो पानी होता है वो पानी जमीन से बहकर नदियों नालों तक पहुंचता है, सीधे डायरेक्ट जमीन में नहीं जा पाता, है ना। तो कभी कभी ऐसे होता है कि नदियों का जल स्तर काफी बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं, अतः वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे जो भूपृष्ठ है, मतलब हमारी जो धरती है वो समतल नहीं है, एक बराबर नहीं है। जो महासागर है उनके तल बहुत गहरे हैं और जहाँ पर हम रहते हैं जो स्थल है वो छिछला भाग है, ऊंचा भाग है, और महासागर जो है वो नीचे काफी गहरे हैं उनके तल जो है। तो ये जो वर्षा है, वर्षा के द्वारा जो जल आई वो अब जाहिर सी बात है कि एक जगह तो इकट्ठी होके रह नहीं सकती, जहां पर गिरी वहीं पर स्थिर तो नहीं रह सकती। जहां पर उसको ढलान मिलेगा उस तरफ वह बह के चली जाएगी और इस तरह बहते बहते नदियों में, नदियों के माध्यम से महासागरों में वापस चला जाता है। तो यहीं पर यही बताया गया यहाँ पे। चलिए आगे देखें। अब हम देखेंगे कि भौम जल क्या होता है। भौम जल, वर्षा का शेष जल धीरे धीरे भूमि में नीचे रिश्ता रहता है, भूमि के नीचे रिश्ता रहता है, जो कि भौम जल कहलाता है। तो अब जो वर्षा हुई जहाँ से, तो पानी कंक्रीट वगैरह सीमेंट की जो जगह है वहां से ढलान जहाँ पे मिला, उधर से नदी से होते हुए महासागरों में मिल गई। और कुछ वर्षा की जो बूंदे हैं, मतलब कुछ जल है वो स्थल पर पड़ी जहाँ पर सीमेंट वगैरह नहीं है, जमीन में पड़ी, जैसे कि तालाब वगैरह में डायरेक्ट पड़ी, तो वो नीचे, मतलब जमीन से नीचे रिश्ता रहता है। जो मिट्टी आप देखे हो वो बिल्कुल ठोस नहीं रहती, वो भुरभुरी रहती है। और इस तरह जो मिट्टी से पानी है वो अंदर जाते रहता है। ये प्रोसेस भी लगातार चलते रहती है और जो भूमि में बहुत नीचे जाकर इकट्ठे होते रहता है। और यही जल जो है कुआं, नलकूप, हैंडपंप तथा जो भी बोरवेल्स वगैरह हैं उसी में जाकर इकट्ठा होते रहता है और उसी के रूप में हमको मिलता है। तो ये जो कुआं, नलकूप और हैंडपंप के जो पानी है वो हमें भौम जल से ही प्राप्त होते हैं। भौम जल मतलब भूमि में जो जल एकत्रित होता है उसी को भौम जल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। 14.5 यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर बहुत ज्यादा वर्षा होने लगे तो जो नदी है उसके जल स्तर बढ़ जाएंगे, तालाब है वो पूरे लबालब भर जाएंगे, उसके आसपास के जो भी गांव या शहर हैं वो सब डूब जाएंगे उसमें, है ना। जो फसलें हैं वो सारी नष्ट हो जाएंगी और जो भी मतलब स्थल की चीजें हैं उनको काफी नुकसान होता है ना। और सारे जो गांव शहर सारे जलमग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को बाढ़ कहते हैं। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि जून जुलाई का मौसम जो है मानसून का टाइम होता है, उसी टाइम पे हमारे यहाँ बारिश होती है ना। तो बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून आने पर निर्भर करता है। हमारे देश के किसान जो हैं वो जून जुलाई में धान वगैरह की खेती करते हैं और बहुत सारी फसलें हैं जो कि
इस महीने में बोई जाती हैं। तो मेनली वो लोग मानसून पर ही डिपेंड होते हैं। वैसे तो कई जगह अब नहरें वगैरह आ चुकी हैं, नहरों की सुविधाएं हैं, तो वहाँ से कुछ लोग पानी की व्यवस्था करते हैं, कुछ लोग ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए होते हैं, उससे खेती करते हैं। पर मेनली आज बहुत सारे गांव के ऐसे किसान हैं जो बारिश के जल पर ही निर्भर हैं। भारी वर्षा से नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की समस्या। फ्रेंड, मैंने जो बताया कि ज़्यादा अगर वर्षा होने लगेगी और जो नदियाँ तालाब वगैरह हैं वो सारे भर जाएंगे तो सबका जल स्तर बढ़ जाएगा और बाढ़ की समस्या हो जाएगी। और बाढ़ में बहुत ही हानि होती है, आपको पता ही होगा, जो भी जन धन की काफ़ी हानि होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। 14.6, यदि काफ़ी समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, सूखा पड़ जाएगा, मृदा सूख जाएगी, जल स्रोत सूख जाएंगे, भौम जल में कमी जिससे सूखा पड़ सकता है। तो ये भी कोई समझाने वाली बात नहीं है कि अगर काफ़ी दिनों तक वर्षा ना हो, जैसे कि एक साल बारिश ना हो, तो जो भी हमारे साधन हैं पानी के, जहाँ से हमको पानी मिलता है, वो सूखने लग जाएंगे, क्योंकि हम उसका पानी रेगुलर यूज़ कर रहे हैं पर उसमें वापस पानी आ नहीं रहा है ना। बारिश नहीं होगी तो वो जो कुएं वगैरह हैं वो सब सूख जाएंगे, मिट्टी भी सूख जाएगी जिससे फसल नहीं हो पाएगी, और ये जो जल स्रोत सूखेंगे तो उससे हमको पीने की पानी में भी कमी दिक्कत आएगी, है ना। तो ये भौम जल में कमी जिससे सूखा पड़ सकता है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर सूखा हर साल पड़ता है ना, जैसे कि राजस्थान वगैरह है, वहाँ काफ़ी जगह ऐसी है अभी भी जहाँ पर बारिश नहीं होती। तो चलिए देखें आगे। 14.7, हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अब जब हम देख रहे हैं कि बाढ़, सूखा, इतनी भयानक समस्याएं आ रही हैं, तो इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए पानी बचाना ही हमारे लिए बुद्धिमत्ता की काम होगी, है ना। हमें कुछ ना कुछ तो उपाय तो करना ही पड़ेगा जिससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हम जैसे हम पानी का यूज़ कर रहे हैं वैसे वो भी यूज़ कर पाए, या कहीं ऐसे दिन ना आ जाए कि पानी को भी फोटो में ही देखने को मिले, है ना। तो इसके लिए हमें जल को विवेकपूर्ण उपयोग करना जिससे जल व्यर्थ ना हो। जैसे कि आप घरेलू काम जो भी कर रहे हो उसमें पानी की कम से कम खपत करो। जो भी जैसे सब्जी धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके पानी को पेड़ पौधों में डाल दो ताकि पेड़ पौधों को देने के लिए अलग से पानी निकालना ना पड़े। जो कपड़े धो रहे हैं उसके जो पानी बच रहे हैं उसको भी किसी तरह से यूज़ कर लेना चाहिए हमको। तो ये सब क्या है? जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। 14.8, वर्षा जल का संग्रहण। अब हम देखेंगे कि जो बारिश में जो पानी हमको भारी मात्रा में पानी जो मिलता है ऊपर से बारिश के द्वारा, तो उसको हम कैसे संग्रहित कर सकते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। मतलब जैसे ही पानी गिर रहा है तो उसको इकट्ठा कर लो, इधर उधर बहने मत दो या व्यर्थ खाली नालियों में बह जाने मत दो। ठीक है, तो यही क्या है, जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा जल संग्रहण की 2 तकनीक निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या तकनीक है। पहला, छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है, चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। ये देख रहे हो आप डायग्राम। तो जो बारिश हो रही है और ये एक घर है, इसके छत में पानी इकट्ठा होता है और इस पानी को इस पाइप के द्वारा, ये एक गड्ढा बना हुआ दिख रहा है आपको, टंकी टाइप एक गड्ढा बना हुआ है। तो ये जो बारिश का जल है वो इस पाइप के माध्यम से इस गड्ढे में आ रहा है और इस गड्ढे से फिर से ये दूसरी पाइप लगी हुई है और ये दूसरे गड्ढे में आ गया। तो इस तरह से हम जो बारिश का जल है उसको संग्रहित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि साउथ के लोग जो हैं मैक्सिमम कुएं का यूज़ करते हैं, कुएं के पानी को ही यूज़ करते हैं। और आप हर घर में, आप जानते हो कि वहाँ बारिश बहुत होती है ना। साउथ में, केरल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पर वहाँ पर हर किसी के घर में आप कुआं मिलेगा आपको। वहाँ पर हैंड पंप या बोरवेल्स वगैरह नहीं होते, वहाँ सिर्फ कुएं का पानी ही यूज किया जाता है। ठीक है, और कुएं के पानी को मोटर के द्वारा
खींचकर टंकियों में चढ़ाया जाता है, फिर टंकी से ही उस पानी को यूज किया जाता है। तो वहाँ पर जितनी भी बारिश होती है उसका पानी इधर उधर वो लोग व्यर्थ नहीं जाने देते, उसको टंकियों में या फिर भूमिगत बिल्कुल जमीन के नीचे कुआं बना होता है जो बिल्कुल जमीन के लेवल का ही होता है, वो ऊपर ऐसे बना हुआ नहीं होता, ऊपर उसके कोई घेरा वगैरह नहीं होता, वो जमीन के अंदर ही होता है और उसके ऊपर से छड़ राड वगैरह डाल के उसको बंद कर देते हैं, पैक कर देते हैं। सिर्फ जो बारिश का पानी है वही पाइप के द्वारा उस कुएं में जा सकता है। तो ये उनकी बुद्धिमानी है जो इतने अच्छे तरीके से पानी का यूज करते हैं, जबकि वहाँ 12 महीने बारिश होती है। फिर भी आप देखोगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल वहाँ इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, पानी की कमी हो जाती है। और नगर पालिका वगैरह की पानी भी अगर सच में पानी की कमी पड़ जाए तो कितने भी नगर पालिका वाले पानी की पूर्ति करें, पानी की कमी होगी ही। ओके, तो चलिए हम दूसरा जो तरीका है पानी बचाने का वो देखते हैं। सड़क किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा जल का भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। मतलब जब बारिश आती है और सड़क किनारे जो नालियां बनी होती हैं उनके द्वारा एकत्र करके उस पानी को सीधे भूमि में पहुंचा दिया जाए। मतलब जो नाली वगैरह बनी हुई है उसको किसी तालाब से या किसी जलाशय से कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि जो पानी इधर उधर बह रहा है वो सीधे उस जलाशय में चला जाए और जलाशय के माध्यम से फिर वो भूमिगत जल जो है वहां पर जाके मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे, अब आ गई क्वेश्चन की बारी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, विश्व और भारत में बाढ़ तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के नाम बताइए। आपको बताना है कि विश्व में और भारत में कहाँ कहाँ ज़्यादा बाढ़ आती है, कहाँ ज़्यादा सूखा पड़ता है, ऐसे क्षेत्रों के आपको नाम बताने हैं। और दूसरा है, अभी हाल ही में भारत में कहाँ बाढ़ आई थी, इसके बारे में बताना है आपको। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे या थोड़े बहुत जागरूक होंगे, ऑफकोर्स आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स वगैरह देखा ही होगा आपने, बिल्कुल आपको पता ही होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।